हेलो एवरीवन। आज हम हमारी क्लास में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे। मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट होता है इसे हम हिंदी में माप विज्ञान एवं यांत्रिकरण भी कहते हैं। तो बेसिकली मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हम सबसे पहली बात तो मेट्रोलॉजी मतलब कि हम माप विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम किसी भी वस्तु का मेज़रमेंट कैसे लें, किसी भी वस्तु का हम डायमेंशन कैसे लिखें, कैसे किस तरीके से हमको उसके डायमेंशन को लेना है, और किस किस वस्तु के, किस ऑब्जेक्ट के, किस पदार्थ के अगर हमको डायमेंशन लेना है तो किस मतलब कि मशीन से हम उसका मेज़रमेंट लें और किस तरीके से, किस प्रोसीजर को हम फॉलो करें उसका मेज़रमेंट लेने के लिए। दरअसल ये जो वर्ड है मेट्रोलॉजी, जिसे कि हम सरल भाषा में मेज़रमेंट भी कहते हैं, ये वर्ड बहुत ही सिंपल है बट ये वर्ड में बहुत ज़्यादा डेप्थ है और बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग एज वेल एज साइंस है। तो आइए इस सब्जेक्ट को हम शुरू करते हैं मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बेसिकली जैसे कि बहुत सारे हम मशीन्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी मशीन से लेकर के छोटी से छोटी मशीन, छोटी से छोटी इकाई 1 mm को हम 100 डिविजन्स तक के में हम बांट सकते हैं। हमारे पास में ऐसी मशीन्स भी प्रेजेंट डेट में अवेलेबल हैं, डिजिटल एज वेल एज एनालॉग मीडियम में हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे कि ये मशीन देख रहे हैं तो ये डायल इंडिकेटर है ना। एक ये मशीन है, ये भी डायल इंडिकेटर है। ये देखिए, ये इसका स्टैंड है, ये इसका हिंज है, जिससे कि हम इस डायल इंडिकेटर को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये डायल इंडिकेटर है। यहाँ पर एक बॉल लगा हुआ है, बॉल के नीचे से कोई भी सरफेस को हम इसके नीचे पास करेंगे तो ये डायल इंडिकेटर दरअसल सरफेस रफनेस को रीड करके हमें बताता है। और ये भी दरअसल 1 mm को 100 मतलब 0.001 mm की एक डिवीजन स्केल रहती हैं इसकी, मतलब कि 1 mm को ये तकरीबन 100 छोटे छोटे 0.01 mm के डिविजन्स में बांट देता है, 0.01 स्केल्स में बांट देता है। तो जैसे ही 1 mm का अगर वेरिएशन दिखता है तो ये जो डायल है, इसका जो क्लॉक है, तो ये जो निडल जो दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन लगा देता है। तो ये जो छोटा वाला जो सर्कल दिख रहा है ना, ये फिर 1 mm का एक हल्का सा ये मूवमेंट दिखाता है। अगर 2 mm का है तो ये 2 बार राउंड लेता है, और यहाँ पर 2 mm का यहाँ पर वेरिएशन हमें दिखता है। ये हो गया डायल इंडिकेटर। और ये देखिए, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिख रहे हैं, जैसे कि ये वी ब्लॉक है, ये 25 to 50 mm वर्नियर कैलिपर है, ये वर्नियर गेज है, ये डायल इंडिकेटर है, ये डायल इंडिकेटर है, डायल इंडिकेटर विद स्टैंड होल्डर है, ये स्टैंड होल्डर है। इस प्रकार से बहुत सारे मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वर्नियर कैलिपर, डायल इंडिकेटर, गेज, ये डिजिटल डायल इंडिकेटर है, ये एनालॉग हम देख रहे थे, ये एनालॉग डायल इंडिकेटर है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे मेट्रोलॉजी के बारे में कि क्या होता है मेट्रोलॉजी, किस तरीके से हमें शुरू करना है किसी भी मेज़रमेंट को। तो इसका सबसे पहले तो हम बेसिक्स से हम शुरू करते हैं कि बेसिक्स इसका क्या क्या है, किस तरीके से हमें इसको मेज़र करना है, वो सारी चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक देखना शुरू करते हैं। तो मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे कि मैंने बताया, माप विज्ञान एवं यांत्रिकरण कहते हैं, जैसे कि हम सिंपल इंस्पेक्शन भी कहा जाता है, जिसमें कि पहला जो यूनिट है ये सिंपल इंस्पेक्शन ही है, जिसका कि पहले यूनिट का नाम है सिंपल इंस्पेक्शन। मेट्रोलॉजी को सरल हिंदी में माप विज्ञान कहा जाता है। इसका डेफिनेशन, इट इज़ अ साइंस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, एक ऐसा विज्ञान जो कि हमें किसी भी वस्तु को मेजरमेंट करने में हेल्प करे, मदद करे, उसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो मेट्रोलॉजी के दरअसल 4 इनिशियल स्टेज हैं। पहला है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी मशीन को हम बनाने से पहले उसका हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक डायग्राम, एक स्केच बनाते हैं, उसका एक हम स्केच जैसा बनाते हैं। और स्केच जैसा बनाने के बाद और एक स्केच जैसा हम बनाने के बाद में उसे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में जैसे एनसिस या सॉलिड वर्क में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसकी मॉडलिंग करते हैं,
और मॉडलिंग करने के बाद में हम उसे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि हम उसे फिजिकल रूप में हम उसे बनाते हैं, एक ढांचे में हम उसे बनाते हैं। और उसको बनाने के बाद में अगर हमें उसमें कुछ भी ऐसा एडिट करना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम उसे वो चेंज करते हैं। तो रिप्रोडक्शन पहले एस्टेब्लिशमेंट हमने पहले सोचा समझा और उसे एक सॉफ्ट तरीके से हमने बनाया सॉफ्ट कॉपी में, उसके बाद में हमने उसे प्रोड्यूस किया हार्ड कॉपी में। अब हार्ड कॉपी के बाद में उसमें हमने एडिट किया, उसे कुछ कंजर्व किया, उसमें कुछ चीज़ों को हमने ऐड किया, कुछ चीज़ों को हमने डिलीट किया उसमें। और उसके बाद में जो एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट का एक मास्टर कॉपी जो आया, उसे हमने क्या किया, उसके हमने 100 या 100 से ज़्यादा या 100 से कम जितने भी हमने उसके कॉपीज़ बनाए और उस कॉपीज़ को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। और उस कॉपी से हम और बहुत सारे कॉपीज़ बनाए जिसके की माध्यम से हमारा जो माप विज्ञान है उसमें हमें थोड़ी सी और ज़्यादा स्टैंडर्ड हमें मिल पाए। तो ट्रांसफ़र ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स इसे कहा जाता है। तो ये दरअसल स्टार्टिंग के कुछ 4 पॉइंट हैं। जैसे किसी भी मेट्रोलॉजी का जो पहला जो अगर इकाई अगर देखा जाए किसी भी मशीन को बनाने के, तो ये 4 इकाई से होकर के ही गुजरती है। अगला पॉइंट देखते हैं मेट्रोलॉजी। तो ये तो हमने देख चुका, इट इज़ अ साइंस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट। अगला पॉइंट है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन से आप क्या समझते हैं? इंस्पेक्शन एक बहुत ही सिंपल सा एक वर्ड है जिसे कि हम निरीक्षण कहते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के सबसे आखिरी स्टेज में, मतलब कि जब उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है तो आखिरी स्टेज में हम उसका इंस्पेक्शन करें। इस हम मेथड को हम इंस्पेक्शन नहीं कह सकते, बल्कि इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम अगर किसी मटेरियल को किसी प्रोडक्ट को अगर हम जब बनाने जा रहे हैं तो उसका बनाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसका रॉ मटेरियल होता है, राइट फ्रॉम दैट कि उसके रॉ मटेरियल से हम उसको इंस्पेक्शन करते आ रहे हैं। उसके रॉ मटेरियल को हम इंस्पेक्शन करेंगे और उसके जो प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे प्रोसेस में हम उसे इंस्पेक्शन करेंगे। और फिर जब वो फाइनल प्रोडक्ट में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तब हम फिर से उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये बार बार जो इन्वेस्टिगेशन करने से क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट का वो तो बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन कॉस्ट की क्वालिटी और कॉस्ट का स्टैंडर्ड जो है वो भी बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इंस्पेक्शन का हम बहुत ही सिंपल सा जो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है उसे हम पढ़ते हैं। द प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन द फिटनेस ऑफ एनीथिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायमेंशनल एक्यूरेसी, इट इज़ नोन एज इंस्पेक्शन। मतलब कि इंस्पेक्शन हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फिटनेस या उसके अनफिटनेस और उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में हम इंस्पेक्शन करते हैं। और अगर जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अगर अकॉर्डिंगली अगर हम उसके रिजल्ट्स अगर हम उसे ऑब्टेन कर पाते हैं, इसका मतलब कि हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी और एक स्टैंडर्ड डायमेंशन का वो हमारा बाई प्रोडक्ट मिल चुका है हमें। अगला पैराग्राफ है, इट इज कंसर्न विद द चेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्ट बेटरमेंट रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो जैसा कि हमने समझा कि हम प्रोडक्ट को राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल से हम उसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं कि रॉ मटेरियल कैसा है, क्या है, किस क्वालिटी का है, उसी क्वालिटी को हम कैसे और अच्छा इंप्रूव करें। तो हमें जो बाई प्रोडक्ट है वो किस तरीके से हमें रिलायबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भरोसेमंद और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला हमें बाई प्रोडक्ट मिल सके। अगला हम हेडिंग देखते हैं, इंस्पेक्शन नेसेसरी इन इंडस्ट्रीज, जिसे कि हम हिंदी में निरीक्षण के प्रमुख उद्देश्य का वर्णन हम कहेंगे। तो यहाँ पर जो जैसा कि लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रीज में इंस्पेक्शन की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर बेसिकली 4 पॉइंट दिए हुए हैं। आइए इस चारों पॉइंट को देख करके समझते हैं। पहला पॉइंट है टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि हमें हर प्रोडक्ट का क्वालिटी हमें मेंटेन करना चाहिए। दूसरा है द सेफ गार्ड ऑफ द लोगो एंड आइकन इन मार्केट ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो जनरली हम उसका लोगो देख करके लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोहा लेने के लिए जाएँ तो नो डाउट हम सेल का अगर उसमें अगर टैग लगा हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा एक उसके ऊपर में कॉन्फिडेंस आता है कि ये मटेरियल नो डाउट बहुत ही अच्छा रिलायबल होगा और लॉन्ग लाइफ और हार्ड बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होगा, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा।
तो लोगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगो मतलब उसके आइकन या उसके ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि ब्रांड नेम एक बार अगर ख़राब हो गया तो फिर से उस लेवल में उसे पहुंचने के लिए मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा उसे मेहनत करना पड़ता है उस पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को। अगर एक बार उसका आइकन या लोगो अगर उसका ख़राब हो जाता है, अगर एक बार अगर वो ख़राब प्रोडक्ट लेकर के आ जाता है, मार्केट में लॉन्च कर देता है, और एक बार अगर उसका नाम अगर मार्केट में ख़राब हो जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर से अपना पोजीशन वापस, उस पोजीशन को वापस मेंटेन करने में। तीसरा पॉइंट है मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ सीरियस और फैटल एक्सीडेंट, मतलब कि इंस्पेक्शन हम इसलिए भी करते हैं जिससे कि हमारा सीरियस फैटल एक्सीडेंट मतलब जानलेवा और बहुत ज़्यादा घातक जो एक्सीडेंट्स हैं उसे हम टॉलरेट कर सकें, उसे हम हटा सकें। चौथा पॉइंट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मनी एंड टाइम। तो इंस्पेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम हमारे वेस्टेज को भी हम बहुत हद तक के घटा सकते हैं। किन किन के वेस्टेज को? मटेरियल, मनी और टाइम के वेस्टेज को हम घटा सकते हैं। अगला पॉइंट है सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन, जिसे कि हम हिंदी में केंद्रीय निरीक्षण भी कहते हैं। तो केंद्रीय निरीक्षण में क्या होता है? टू, इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, टू ब्रिंग ऑल गुड्स अंडर वन प्लेटफॉर्म एंड इंस्पेक्ट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट सीरियसली। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर होता है। पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर मतलब कि पेट्रोलिंग मतलब कि घूम घूम करके अगर हम किसी चीज़ को या एक जगह से मूव करके दूसरे जगह, मतलब कि अपनी पोजीशन को हम डायनामिक रखते हुए अगर हम किसी भी वस्तु को अगर हम चेक करें तो उसे हम क्या कहेंगे? पेट्रोलिंग। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि निरीक्षण कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली दो प्रकार के इंस्पेक्शन बताए गए हैं, एक होता है सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन और एक होता है डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। तो पहला तो ये है कि जो सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि ये जितने भी बाई प्रोडक्ट्स रहते हैं 1 2 3 4, ये जितने भी बाई प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये देखिए इसका एक डायग्राम है। हाँ, ये सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन है 1 2 3 4 5 6। तो पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर, ये पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर यहाँ पर रहता है, ये इंस्पेक्शन करने वाली मशीन रहती है और यहाँ पर ये डिस्प्ले जैसा कुछ लगा हुआ होता है, और ये डिस्प्ले में पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर को ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी मशीन्स है वो इस इंस्पेक्शन मशीन के पास में आती है और पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर उसका 1 बाई 1 उसकी सारी की सारी इंस्पेक्शन करता चला जाता है। तो सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर तो एक ही जगह पर है स्टैटिक, बट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये डायनामिक है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में क्या होता है कि पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन को मशीन टू मशीन क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। और दरअसल ये जो डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन होता है ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स का होता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर को ही मशीन टू मशीन हम मूव करवाते हैं, जिससे कि सारी मशीन्स का क्या हो सके? इंस्पेक्शन हो सके। और एक सैम्पलिंग इंस्पेक्शन भी करते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्ट को मेंटेन भी करता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करता है, बट कॉस्ट की स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड जो क्वालिटी जो है वो उतनी हद तक के नहीं बन पाती है। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन कैसा होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने 1000 बाई प्रोडक्ट अगर हमने प्रोड्यूस किए, तो उन 1000 बाई प्रोडक्ट में से हम क्या करेंगे? एक गिनती के 50 60 या 100 हम एक रैंडमली हम क्या करेंगे? उस बाई प्रोडक्ट को हम उठा लेंगे और उस 100 बाई प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि ये कैसा है, क्या है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? चेकअप करेंगे। तो ये कहलाता है सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी इंस्पेक्शन मेथड कहलाता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली तो जो हमारे सिलेबस में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन हमने देख लिया। इसका हम डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है इसके डेफिनेशन में। हाँ, ये है सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन तो हमने देख लिया था। डिसेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड बाय अ पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर, ही सी कैन चूज। Decentralized inspection is conducted. The inspection is responsible for maintaining quality of goods. This patrolling inspector moves from machine to machine. जैसा कि हमने कहा machine to machine क्या करता है? पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर मूव करता है and inspect the product on the spot. और एक स्पॉट पर
वो प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करता है। दिस इंस्पेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो मतलब कि ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है स्टैंडर्ड मेंटेन करने की, वो पूरी की पूरी इंस्पेक्टर के ऊपर में डिपेंड करती है और उस मशीन पर डिपेंड करती है कि वो मशीन क्या स्टैंडर्ड का आपको रिजल्ट दे रहा है। अगला हेडिंग हम पढ़ते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन का डेफिनेशन है रिपीट एबिलिटी ऑफ अ मेजरिंग प्रोसेस, दिस रिपीटनेस इज रिफर टू प्रिसीजन। प्रिसाइज, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन जो वर्ड है ये दरअसल एक ही वस्तु की अगर हम बार बार अगर हम उसका डायमेंशन को मेजर करें, उसके बार बार डायमेंशन को हम रिपीटनेस करें, तो इसे ही क्या कहा जाता है, प्रिसीजन कहा जाता है। एक्यूरेसी, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ रिजल्ट विथ ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब कि जो ट्रू वैल्यू है, जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है, थियोरेटिकल वैल्यू है, वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट है। मतलब जो भी डायमेंशन हम ले रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है। हाँ, 0.02 प्लस माइनस का अगर एरर आता है तो हम उसे भी हम एक्यूरेट ही कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली, बट ये ट्रू वैल्यू के काफ़ी हद तक के नज़दीक वैल्यू रहता है एक्यूरेसी में। ठीक है, अगला है सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। इस एरर में क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। दिस एरर इज रिपीटेड कंसिस्टेंटली विथ रिपीटनेस ऑफ मेजरमेंट, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू कैलिब्रेशन एरर, एम्बिएंट कंडीशन एंड ड्यू टू पैरालैक्स एटीसी। तो सिस्टमैटिक एरर क्या किस कारण से होता है, ये रिपीटेशन ऑफ मेजरमेंट के कारण होता है। ये जनरली कैलिब्रेशन एरर है, मतलब एक दूसरे को कंपेयर करने के कारण होता है। एम्बिएंट कंडीशन मतलब कि इन्वायरमेंट कंडीशन के कारण से ये एरर जनरली होता है, या पैरालैक्स के कारण से होता है। पैरालैक्स मतलब कि गलत दिखना या गलत देखने को हम पैरालैक्स कहते हैं। मतलब हम बाय डिफॉल्ट हम गलत रिजल्ट को देखे, बज रहा है 3 बता रहे हैं हम 6, तो इस प्रकार के हम रिजल्ट को क्या कहेंगे, पैरालैक्स एरर हम कहेंगे। अगला हम देखते हैं तो ये तो क्लियर हो गया, सिस्टमैटिक एरर क्लियर हो गया कि हम इन्वायरमेंट या पैरालैक्स कैलिब्रेशन एरर को हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। रैंडम एरर, इसे कि हम हिंदी में क्या कहेंगे, संयोगिक त्रुटि कहेंगे। रैंडम एरर, इसे हम इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। दिस एरर आर अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंटल एरर, दे आर नॉन प्रिडिक्टेड, सच एरर ऑकर ड्यू टू फ्रिक्शन, जॉइंट्स, डिस्प्ले, रीडिंग, ओरल, राइटिंग, पॉइंटेड डिस्प्ले, स्केल पोजीशन etc। तो ये जो रैंडम एरर है ये एक्सीडेंटली कभी भी हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है कि इतना ही ये एरर होगा, या इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इतने बार ये, इसका कोई इंटरवल फिक्स नहीं है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है कि इतने बार में इतने बार, ये कभी भी किसी भी समय हो सकता है रैंडम एरर। ये जनरली नॉन प्रिडिक्टेड रहता है, और ये किस किस कारण से होता है, ये फ्रिक्शन के कारण होता है, जॉइंट्स के कारण, डिस्प्ले के कारण, गलत पढ़ लेने में, गलत बोल देने में, गलत लिख देने में, गलत सुन लेने में, इस कारण से एरर होता है। पॉइंटेड डिस्प्ले, स्केल पोजीशन के कारण से ये एरर उत्पन्न होता है। तो इस एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये एरर्स भी हो गए, सिस्टमैटिक, रैंडम, रैंडम एरर ये भी हो गया, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी भी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैटेगरी ऑफ इंस्पेक्शन, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंस्पेक्शन रूम। तो एक रूम जिसमें कि हम इंस्पेक्शन करते हैं उसमें क्या क्या बिंदुओं पर हमें ध्यान देनी चाहिए, जो मुख्य बिंदु है, ऐसे तो बहुत सी चीज़ों पर हमें ध्यान देनी चाहिए, पर जो मुख्य बिंदुएं हैं वो 4 यहाँ पर बताया गया। जैसे कि पहला जो है वो जिस कमरे में हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो डस्ट फ्री होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर बिल्कुल भी धूल या डस्ट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टेबल टेम्परेचर। टेम्परेचर वहाँ पर एक टेम्परेचर होना चाहिए। जनरली वहाँ पर अगर एयर कंडीशन लगा हुआ है तो इट विल बी मच मोर बेटर, और रिजल्ट भी जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी हद तक के सही आएगा, क्योंकि जो जिस डिवाइस में अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो भी क्या रहेगा, एक स्टेबल कंडीशन में रहेगा। तो स्टेबल टेम्परेचर रखना भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तीसरा पॉइंट है एकॉस्टिक। तो एकॉस्टिक में क्या होता है, एकॉस्टिक का मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गूंजना नहीं चाहिए, आवाज़ जो है वहाँ पर एक बहुत ही सरल तरीके से हमें सुनाई दे देनी चाहिए। वहाँ पर रिपीटनेस ऑफ साउंड नहीं होना चाहिए कि जो हम एक बार बोल रहे हैं वो 2 या 3 बार सुनाई दे रहा है।
या वहाँ पर एक अननेसेसरी का साउंड वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर जनरेट हो रहा है, जिसके कारण हम जो बोल रहे हैं या जो सुनना चाह रहे हैं वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, या हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अननेसेसरी की ऑलरेडी वहाँ पर नॉइज़ हो रही है। चौथा है इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है जो विज़न है, जैसे किसी चीज़ का हमें रीडिंग लेना है या कोई मेथड हमको करना है, कोई प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है, तो उस चीज़ के लिए वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो ये इल्यूमिनेशन यहाँ पर बताया गया है, ये चौथा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी ऑफ इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यहाँ पर 6 प्रकार के कैटेगरी बताए गए हैं इंस्पेक्शन के। पहला है प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन, दूसरा है इंस्पेक्शन टू सॉर्ट आउट डिफेक्ट्स। प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन रहता है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोटेक्ट या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। दूसरा है इंस्पेक्शन टू सॉर्ट आउट डिफेक्ट्स, दूसरा चीज़ है किसी भी प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स को हटाने के लिए, उसकी क्वालिटी या उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इंस्पेक्शन करते हैं। तीसरा है इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, मतलब कि जो इनकमिंग मटेरियल है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए या उसके ग्रेडिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल। तो ये बेसिकली रॉ मटेरियल का हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं थर्ड पॉइंट में। चौथा पॉइंट है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, मतलब कि जब कोई भी प्रोडक्ट जब अंडर प्रोसेस है, जब वो बन रहा है, अंडर मैन्युफैक्चरिंग है, तो उस दौरान हम उसे कितनी प्रकार किस तरीके से हम उसे इंस्पेक्शन करेंगे, उसे हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन बता रहे हैं। ये क्या बताया जा रहा है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन बताया जा रहा है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जब वो बन रहा है, अंडर प्रोसेस में है, तब हम उसका इंस्पेक्शन अगर करेंगे तो उसे हम इन प्रोसेस इंस्पेक्शन कहेंगे। पांचवा है फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, मतलब कि पांचवा है उसको एक पूर्ण रूप से जब वो कंप्लीट हो चुका है, उसका जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तब हम उसे फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट है इंस्पेक्शन फॉर इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंटरचेंजेबिलिटी मतलब कि किसी भी एक पार्ट को हम बदल रहे हैं किसी दूसरे पार्ट से, और जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल सेम है डायमेंशन और क्वालिटी में पहले वाले के इक्वलेंट है, समकक्ष है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी कहेंगे। मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से चेंज कर रहे हैं, बट दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, आइडेंटिकल हैं इन फिजिकल एज वेल एज बिहेवियर वाइज। वो दोनों के दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी कहेंगे। ये इंटरचेंजेबिलिटी का डेफिनेशन आगे भी है, उस जगह पर हम उसे और थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला हेडिंग है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। तो यहाँ पर जो पहला हेडिंग है मेजरमेंट, इसको हम पढ़ते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी एंड प्रॉपर्टी लाइक लेंथ etc बीइंग मेजर्ड। मतलब कि फिजिकल मेजरमेंट हम किस किस तरीके से ले सकते हैं। पहला यहाँ पर मेजरमेंट बताया जा रहा है, इसका मतलब कि हम फिजिकल तरीके से कैसे हम किसी भी वस्तु का मेजरमेंट ले सकते हैं, जैसे कि स्टील टेप या वर्नियर कैलिपर या कॉटन टेप से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का मेजरमेंट ले सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे कि हम टच एंड फील कर सकें, वैसे क्वांटिटी का हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कंपैरिजन और कंपैरेटर। कंपैरेटर का मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब कि एक स्टैंडर्ड एक रेप्लिका ऑब्जेक्ट है हमारे पास में ऑलरेडी, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है हमारे पास में, और उसे हम क्या कर रहे हैं, उसके डायमेंशन को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे बाई प्रोडक्ट के साथ में। तो उसी तरीके या उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कंपैरेटर कहते हैं, और इस मेथड को हम कंपैरिजन और कंपैरेटर भी कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, द मीन्स ऑफ कंपेयरिंग एंड विथ सम रेफरेंस टू रेंडर ए जजमेंट। मतलब कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट का हम क्या कर रहे हैं, उसके डायमेंशन को हम चेक कर रहे हैं, और उसके डायमेंशन को हम चेक करने के बाद में दूसरे किसी अगले या नेक्स्ट या प्रीवियस रिजल्ट के साथ में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके उसको रिफर या एक्नॉलेज करके हम उसे क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि कितना छोटा है, क्या बड़ा है, कितना, उसके वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अगला पॉइंट है रेफरेंस, द फिजिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी टू विच क्वांटिटी कंपैरिजन इज मेड। एग्जांपल स्केल और ग्रेजुएटेड डायल। जब भी हम किसी एक स्टैंडर्ड, अगर हम एक ऑब्जेक्ट बना लें और उसमें हम क्या कर लें,
ग्रेजुएटेड डायल स्केल, या हम स्केल के माध्यम से हम उसी ऑब्जेक्ट से हम हजारों वस्तुओं को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हजारों या सैकड़ों के संख्या में अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे कि एक जो वस्तु है उसे हम क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, या उसे हम क्या कर रहे हैं, रिफरेंस लेकर के हम बाकी वस्तुओं को भी उसी के जैसा ही हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, रेफरेंस कहेंगे। एग्जाम्पल स्केल और ग्रेजुएटेड डायल। जैसे कि हम घड़ी पहनते हैं तो घड़ी के सापेक्ष में ही हम सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मैच करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन रिलेशन बिटवीन कॉस्ट टू एक्यूरेसी, द अप्रोच ऑफ कॉस्ट टू एक्यूरेसी। मतलब अप्रोच ऑफ कॉस्ट टू एक्यूरेसी मतलब कॉस्ट और एक्यूरेसी के बीच में अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कॉस्ट क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। तो इसका एक बहुत ही इजी सा एक रिलेशन है, और बेसिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन कॉस्ट टू एक्यूरेसी। इसे हम हिंदी में लागत तथा यथार्थता के संबंध समझाइए भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। और जो इसका जो रिलेशन है या जो इसका फॉर्मूला है, द अप्रोच ऑफ कॉस्ट टू एक्यूरेसी इज, वो ये है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इनवर्स a, मतलब कि y इक्वल्स टू f ब्रैकेट में x माइनस a। अब इसे हम अगर इसके सभी सब्सक्रिप्ट्स को अगर समझने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर वेयर y इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट है, x इक्वल्स टू एक्यूरेसी टू बी अचीव्ड 1 बाय टॉलरेंस है, और a क्या है, एक्सपोनेंशियल डिटरमाइनिंग द स्मॉल द शेप एंड साइज ऑफ कर्व। तो ये है, मतलब कि अगर हम इसे और सरल तरीके से अगर समझना चाहें तो ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ग्राफ बिटवीन कॉस्ट एंड एक्यूरेसी टू टॉलरेंस। मतलब कि अगर किसी भी मटेरियल का अगर कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो टॉलरेंस है या जो उसमें मिस्टेक है वो बहुत ही कम होगी डेफिनेटली। ऐसा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर ग्राफ बिटवीन कॉस्ट एक्यूरेसी टू टॉलरेंस, और ये ग्राफ भी उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा होगा तो मटेरियल की स्टैंडर्ड भी ज़्यादा होगी और उसकी टॉलरेंस क्या होगी, कम होगी। और टॉलरेंस अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है तो उसका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इनवर्स, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉलरेंस, मतलब कि जितना ज़्यादा टॉलरेट करोगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट जो कि है वो क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी, वैल्यू जो है वो घटती चली जाएगी। द कर्व इन फिगर इंडिकेट्स दैट एज द एक्यूरेसी द कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट आल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि हम यहाँ पर समझे वही चीज़ यहाँ पर भी बताया जा रहा है। द कर्व इंडिकेट्स दैट द एक्यूरेसी दैट कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम पांचवा पॉइंट देखते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी, जिसे कि हम हिंदी में अंत परिवर्तनीयता भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू गेट इंटरचेंज और ए पार्ट ऑफ एन असेंबली दैट कैन बी रिप्लेस्ड विथ अनदर वन विथआउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शन और सेलेक्टेड एट रैंडम। इट इज़ द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड इट reduces the risk of shutdown. It is very important in case of mass production. तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इंटरचेंजेबिलिटी का जो है डेफिनेशन हम पहले भी यहाँ पर समझ चुके हैं कि इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है कि हम किसी भी मशीन की असेंबली में हम किसी दूसरे मशीन की असेंबली को भी हम फिट कर सकें, बट लेकिन उसका जिस मशीन असेंबली को हम फिट कर रहे हैं उसका जो फिजिकल और बिहेवियर वाइज में जो भी उसका एक मोरल वर्क है वो उसे पूरा करना होगा। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मास प्रोडक्शन। अगर बहुत ज़्यादा अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है तो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड चॉइस, इंटरचेंजेबिलिटी। आइए यहाँ पर देखते हैं सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। तो सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में क्या बताया गया है, जैसे कि ये पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर बीच में बैठा हुआ है और बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर के पास में आए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर हमको और अगर अच्छे से अगर समझना है तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर जो है वो एक साधारण सा एक व्यक्ति रहता है जिसके की पास में एक मशीन की एक कंट्रोलिंग यूनिट रहती है, और उस कंट्रोलिंग यूनिट के पास में बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो आते हैं और उस मशीन से होकर के गुजरते हैं, और उसमें ऑब्जेक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स में जितने भी प्रकार के त्रुटियां रहती हैं उसको हम
निकाल देते हैं और जो प्रीमियम क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसमें हम लोगो या आइकन लगा करके हम बहुत ही अच्छे रेट में, अच्छे प्राइस में हम उसे सेल आउट कर सकते हैं। ये दरअसल एक काम होता है पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर का, मतलब कि हम उसे बहुत ही अच्छे दाम पर निकाल सकते हैं अगर अच्छे प्रोडक्ट हैं तो इस प्रकार से हम कैटेगरी या स्टैंडर्डाइज भी करते हैं बहुत से प्रोडक्ट्स का। और अगर हम अगला बात करें, प्रोडक्ट्स आर सेंडिंग टुवर्ड्स इंस्पेक्टर फॉर इंस्पेक्शन, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बट प्रोडक्ट के शेप साइज़ या उसके वेट के कारण से, वज़न ज़्यादा होने की वजह से हम उसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसी कारण से हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के सामने में हम पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, और भेजने के बाद में उसे जो भी गलती वहाँ पर नज़र आ रहा है तो उस गलती को वो वहाँ पर सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले का जो हेडिंग था वो ये था, पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर प्रोडक्ट्स आर सेंडिंग टुवर्ड्स द इंस्पेक्टर फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ही क्या होते हैं, दरअसल 1 बाई 1 किस्म के ही ये इंस्पेक्शन है, बट इंस्पेक्शन होने के कारण से हमारा जो मटेरियल है उसमें प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो बढ़ जाती है, टाइम हमें ज़्यादा लगता है। बट एक अच्छी बात यह है कि उसकी क्वालिटी या जो उसका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक के क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, और हमारे साथ में वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।